आपने यूपीएससी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लो चाहे मेंस की बात कर लो, कि साहब इस बेंच में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, इस बेंच में कितने जज बैठे हैं। बहुत बड़ा नाम है ये, बहुत ही बड़ा नाम है ये। रिवॉर्ड जेनिंग्स का मतलब उनका रुतबा है, उनका नाम क्या कि सर लगा हुआ है। एक व्यक्ति ये नहीं हो सकता जो ये कह दे कि साहब मैं इस देश का राजा हूं और मुझे उसने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है, मैं आज आ गया हूं और अब से मैं ही हूं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक बार फिर से एक और चैप्टर पे आ गए हैं। दिस इज कॉल्ड चैप्टर 3। अब इस बुक का चैप्टर 3 नई एडिशन में, ये जो 7th रिवाइज्ड एडिशन आया था, इसमें ही ये चैप्टर 3 जोड़ा गया है। अदरवाइज चैप्टर 3 वहां से शुरू हो जाता है जहां से सेलिएंट फीचर संविधान के क्या क्या चीज है। तो आज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है ये चैप्टर, क्योंकि आपने यूपीएससी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस, चाहे आप प्रीलिम्स की बात कर लो चाहे मेंस की बात कर लो, तो आपने थोड़े से फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस देखे होंगे। अब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे भाई रूल ऑफ लॉ क्या होता है, जैसे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है। तो ये वाले जो क्वेश्चन आ रहे थे, ये क्वेश्चन के लिए कोई सेपरेट डेडिकेटेड चैप्टर नहीं था। अब वो चैप्टर पहली बार यहां पे आया इस फॉर्म में, लास्ट ईयर आया था, जिसको हमने बोला कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो संविधान है, इसको हिंदी में लिख देते हैं। देखो अब तो हिंदी दिवस हो चुका है और मेरी राइटिंग भी बढ़िया हो गई है। आपने देखा था कि हमने हिंदी दिवस पे ही वीडियो भी करी थी। संविधान का कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, अब समझ लेना भैया, जैसे भी लिखा है मैंने, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्यों पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये बताओ सर क्या मतलब है इसका। अभी संविधान तो पढ़ाओ, पहले संविधान की फिलॉसफी पढ़ा रहे हो आप, नहीं। इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि कई बार ना संविधान कई तरीके के हो सकते हैं। किसी भी देश ने कुछ अपने हिसाब से संविधान अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने कहा हमारे हिसाब तो यही संविधान है, यही है बस। तो लेकिन संविधान जहां वर्ड आ रहा है, जहां विधि जहां पे जुड़ रहा है, जहां पे लीगैलिटी जहां जुड़ रही है, वो चीज कैसे आ रही है, वो चीज क्यों आ रही है, वो चीज कब आ रही है, वो चीज किस फॉर्म में आ रही है, सब चीज देखेंगे एक बार। अच्छा ठीक है, ये साहब जी का चैनल है, ये साहब जी के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या जो भी करना है आप इसको सर्च कर सकते हो, यू कैन गो एंड चेक। नाउ क्या चल रहा है यहाँ पे, कहानी क्या हुई है। कहानी ऐसे जाओ, संविधान वर्ड से चलते हैं, वहीं से कहानी शुरू करते हैं। तो लैटिन वर्ड में एक वर्ड हुआ करता था लैटिन लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूएर, जैसे इटालियन कॉन्स्टिट्यूएरे, ऐसे करके उन्होंने बोलना शुरू किया। इसका मतलब था टू एस्टैब्लिश, कॉन्स्टिट्यूट करना, कोई चीज को बनाना, कोई चीज को शुरू से सेटअप करना, कोई चीज को तैयारी के साथ जोड़ना, बनाना, आगे करना। चलो, ये कॉन्स्टिट्यूएरे से आया। अब कॉन्स्टिट्यूएरे को हमने इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन मानना शुरू कर दिया कि भाई हम जब हम कोई बॉडी कमीशन, जब हम कोई भी चीज की, या जब हम कोई किसी भी अथॉरिटी की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि साहब इस बेंच में कौन कौन कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, इस बेंच में कितने जज बैठे हैं, इस बॉडी में कितने चेयरपर्सन और कितने मेंबर्स हैं, या कोई आपकी जहां आप रहते हो उसमें, मोहल्ले में, गली में, सोसाइटी, टावर, जिसमें भी कुछ RWA होते हैं। RWA सुना है कभी, क्या होता है? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जो आप सबके जो अंकल पड़ोसी सारे के सारे जो लोग होते हैं, जो वहां नेबर सारे के सारे, वो सब क्या बनाते हैं अपना एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, के जो लोग जहां रह रहे हैं, निवासी जो लोग हैं, उन सबका भला, उन सबका हित करने के लिए एक संस्थान उन्होंने बना लिया है। तो अब इस संस्थान में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस संस्थान में हाउ आर दे कॉन्स्टिट्यूटेड, कि इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, जो कोई बुढ़े अंकल होंगे, जो सीनियर होंगे, जिन्हें काफी नॉलेज होगी, जो बच्चों के लिए उल्टे सीधे रूल बनाते रहते हैं कि बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे, बच्चे पार्क में नहीं खेलेंगे, बच्चे कुत्ते नहीं टहलाएंगे, बच्चे ये नहीं वो नहीं, जो भी चीजें अपने हिसाब से उल्टे सीधे रूल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि एक RWA तो है, जो RWA क्या कर रही है, अलग अलग तरीके के चेयरपर्सन, मेंबर, सेक्रेटरी, ये वो, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वेजरर, सारे के सारे उसमें लोग दाम होते हैं। अब वो लोग मिलके एक कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक RWA। ठीक है, समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में कोई ना कोई समझ पा रहा होगा कि हर सोसाइटी, गली मोहल्ले में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं RWA एसोसिएशन। जैसे लाजपत नगर एसोसिएशन, जैसे कोई आप मान लो ग्रेटर कैलाश दिल्ली में, या आप मान लो जो मुंबई में जो रीजन है, जैसे धारावी है, तो धारावी है वहां का स्लम एरिया है, लेकिन उनके भी अपनी RWA हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वहां के थोड़े बहुत जो हष्टपुष्ट लोग हैं, जिनके पे खाली समय ज्यादा है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी RWA बना लेंगे, वहां जाके रूल बनाएंगे कि साहब इस वाली रोड पे से खाली साइकिलें आएंगी, इस वाली जो गली में से खाली मेड डिलीवरी सर्विस वाले लोग आएंगे। तो ऐसे करके वो लोग अपने रूल बनाते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उनका कि एक इसमें RWA में इतने सारे लोग हैं। पर जब हम संविधान की बात कर रहे हैं
कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक रियल एक्चुअल मीनिंग क्या है आज के जमाने में। तो इन द प्रेजेंट सेंस आज के जमाने में दिस कॉन्स्टिट्यूशन चाहे इंडिया का हो चाहे किसी और देश का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी इसका सोर्स कोई भी हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। पर एक बेसिक संविधान में कुछ कुछ एक डेफिनेशन आती है, वो क्या है? रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे मूल उसमें कुछ आइडिया रहेंगे, कुछ ऐसे मूल उसमें सिद्धांत रहेंगे जो कि ये बताएंगे कि कैसे उस देश का ऑर्गेनाइजेशन, कैसे उस देश का जो सरकार का वर्किंग है वो कैसे चलेगा, सरकार बनेगी कैसे, कहां से बनेगी, लोकसभा से आएगी, हाउस ऑफ कॉमन से आएगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से आएगी, या लोग चुन के भेजेंगे, तो वो लोग कौन होंगे, वो लोग क्या काम कर सकते हैं, सरकार में जो लोग जा रहे हैं, मंत्री हो या अफसर लोग हो, जो भी हो, और इनका रिलेशनशिप कैसा है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। क्योंकि जो लोगों ने चुन के ही लोगों ने अपने आप से पावर दी है एक अथॉरिटी को, जिसको हम कहते हैं सरकार, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट, जिसको हम कहते हैं कोई भी एक बॉडी जो आपको हम चुन के भेज रहे हैं, क्योंकि हमें इतना समय नहीं है, हम अपने काम दाम करें, रोटी कपड़ा मकान की चिंता करें, आप लोग जाके वहां जाके हमारे लिए रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी कानून सारे एक्ट वैक्ट सब बनाओ, ठीक है। तो लोगों का और सरकार का रिश्ता कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर ड्यूटीज। कुछ राइट्स यहां पे लोगों के हैं, कुछ राइट्स यहां पे गवर्नमेंट के हैं, कुछ ड्यूटी यहां पे लोगों के हैं, कुछ ड्यूटी यहां पे गवर्नमेंट के हैं। पीपल गवर्नमेंट, पीपल गवर्नमेंट, तो इनके आपस में रिश्ते कैसे चल रहे हैं, कैसे लेन देन हो रहा है, लोगों से हमने चुन के भेजा है, जाओ कानून बनाओ और हमें सर्विसेज दो, हमें राइट्स दो, अधिकार दो, ऐसे करने के लिए, ठीक है। अब जब आप संविधान को, हमने आज की डेफिनेशन पढ़ ली, लेकिन कुछ कुछ महान लोग रहे थे, कुछ महान लोग, जैसे सबसे बड़ा नाम मैं लूंगा इसमें केसी वेरे साहब का। केसी वेरे साहब मतलब वाह, अलौकिक व्यक्ति। या वेड एंड फिलिप्स हो गए, या इसके अलावा रोशैक हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे थे। अब ये साइंटिस्ट तो थे, तो इन्होंने कुछ साइंस वाइंस की बात नहीं करी है, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की बात करी है। अब ये लोगों ने बोला कि ऐसा है, हमारे हिसाब से संविधान की डेफिनेशन ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो कुल मिला के इन सब लोगों का कहना है कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, एक सेट ऑफ रूल्स, इसको मैं इन सब की समरी आपको बता रहा हूं। आपको हर एक की डेफिनेशन अलग से याद नहीं करनी जब तक आपका ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है, ठीक है। आप जीएस2 का पेपर देने जा रहे हो, आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है। एक सेट ऑफ रूल्स, एक लिमिटेड गवर्नमेंट, इसमें कुछ बस आपको मीठी मीठी बातें करनी है, इजी इजी बातें करनी है। ये बातें इन सब लोगों ने मिलकर बस इतनी कही है कि कुल मिला के संविधान जो होता है उसकी डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंटिस्ट के हिसाब से, इन लोगों के एक्सपर्ट्स के हिसाब से, इनको आप कोट कर सकते हो। इनका नाम लिख दो सीधे सीधे, वेड एंड फिलिप्स ने बोला है, केसी वेरे साहब ने बोला है, या सर एवॉर्ड जेनिंग्स ने बोला है। सर एवॉर्ड जेनिंग्स को हम अगले 2-3 क्लासेस में भी देखते रहेंगे। तो एवॉर्ड जेनिंग्स साहब जो हैं बड़े ही मतलब जिसे कहते हैं कि जन्नत नशीन साहब हैं, बहुत इन्हें आइडिया है, बहुत इन्होंने किताबें पढ़ रखी हैं। और पता एक बात फैक्ट बताऊं, अंबेडकर जी चाहते थे कि हमारे ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी ड्राफ्टिंग जो हमारी कमेटी होगी संविधान सभा की, उसमें सर एवॉर्ड जेनिंग्स का भी योगदान हो। बहुत बड़ा नाम है ये, बहुत ही बड़ा नाम है ये। एवॉर्ड जेनिंग्स का मतलब उनका रुतबा है, उनका नाम क्या कि सर लगा हुआ है। चलो ठीक है, तो अब इन सब लोगों ने भी, और इसमें चलो एक नाम और ले लेते हैं, इसमें हम लगाते हैं नाम लॉर्ड आदित्य तिवारी, ठीक है। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूं मैं, ठीक है, बस मैं लिख के दे रहा हूं। अब आपको जब एक्सपर्ट्स के नाम लिखने हैं तो आप खाली इन्हीं के नाम लिख सकते हो। ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब खुद को बहुत होशियार समझते हैं, क्योंकि होशियार हैं वो, ठीक है। इसको बस आप अलग कलर से ले लो, नहीं तो कहोगे सर ये भी कोई बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। नहीं 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 नहीं, इनको मत लिख देना, इनको बस खाली मैं आपको मजाक करने के लिए लिखा है मैंने। तो इन सब लोगों के हिसाब से तो सबको जोड़ लो आप। अब इन सब ने बोला हुआ है कि कोशिश करना कि संविधान में जो भी डेफिनेशन आप बनाओ, संविधान किसी भी देश का हो सकता है, चाहे ईरान का हो, चाहे नॉर्थ कोरिया का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे यूके का हो, किसी में भी हो, तो वो जो संविधान होगा उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे। और एक अच्छे संविधान में लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, एक अच्छे संविधान में लोगों का, पीपल्स का, इनको ऐसे लिख लेते हैं, लाओ कहां है, तो हमने पीपल किया, पीपल पीपल आर सोर्स ऑफ पावर। बस ये जान लो, कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं हो सकता जो ये कह दे कि साहब मैं इस देश का राजा हूं और मुझे उसने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है, मैं आज आ गया हूं और अब से मैं ही हूं। नहीं, ये कोई गद्दाफी या कोई सद्दाम हुसैन या कोई इनका जमाना नहीं है। अब लोगों ने पावर दी है, लोग ही पावर हैं। हम और आप एज अ कलेक्टिव, एज एन इंडियन कलेक्टिव, हम सब पावरफुल हैं। हमने अपनी पावर दी है कि जाओ, हमारी बदौलत, हमारे वोट की बदौलत जाओ, जाके कानून बनाओ और सेट ऑफ रूल्स बनाओ, गाइडलाइन बनाओ, और तुम लिमिटेड गवर्नमेंट हो, तुम तानाशाह नहीं हो, तुम आर्बिट्रेरी अपना रूल नहीं चला सकते। यू आर लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ।
ठीक है, सब सारे एक्सपर्ट्स का कह दिया, इन्होंने कहना कह दिया। अब एक बार देख लेते हैं संविधान को क्या क्या नाम दिए गए हैं। ये सबके सब नाम बड़े बड़े फैंसी फैंसी नाम है, पर लेकिन इनके मीनिंग बड़े अच्छे हैं। जैसे सबसे पहला नाम संविधान का होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ, द मोस्ट बेसिक लॉ, द मोस्ट डोसाइल लॉ, जिसमें से सारे लॉ निकले हैं, ये जर्मनी का है ना। जर्मनी में जो उनका वेरमार कॉन्स्टिट्यूशन है उसको वो लोग बोलते हैं द मोस्ट बेसिक लॉ। मतलब अब जो भी इसके आगे जो भी लॉ कानून बनाएंगे, एक्ट वैक्ट बनाएंगे, वो सब इसमें से निकलेंगे, इसमें से निकलेंगे। ठीक है, हमारे यहां इंडिया में, ये इंडिया है, इंडिया में संविधान को बोलते हैं द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। सुप्रीम कानून मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जो पार्लियामेंट बनाए या कोई स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, कोई यूपी कर्नाटका विधान, ये सारे सारी विधानसभाएं अपनी अपनी, अगर कुछ भी कानून बना लें, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता। कोई भी एक्ट, कोई भी कानून, मैं क्या कह रहा हूं, जो संविधान है जिसमें हमने देखा था प्रियम्बल है, 400 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, ये जो संविधान की इतनी मोटी बुक है, ये संविधान की बुक, इससे इससे बड़ा कोई और कानून नहीं हो सकता इस देश में, कोई भी कानून नहीं। तो हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं एक सुप्रीम लॉ। अब इसको मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे मान लो जर्मनी में एक ये बेसिक लॉ है, इसमें से सारे के सारे ये पेड़ निकल रहे हैं, ये सारे के सारे ऐसे ऐसे मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे मैंने बना दिए, यानी कि ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सारे के सारे इसमें सारे के सारे लॉ खड़े हुए हैं। ये तो हो गया जर्मनी का। अब मैं बनाता हूं इंडिया का। इंडिया का आप मान लो ऐसा, एक बहुत बड़ा पेड़ बना देते हैं बरगद का। अब जो कानून बनेंगे वो सारे के सारे एक इससे छोटे मोटे ही होंगे, ऐसे करके, ऐसे करके। आई बात समझ में? मैं ये बनाना चाह रहा हूं कि हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा बरगद है, एक बड़ा पीपल का पेड़ है, और उसके नीचे सारे के सारे एक्ट रहेंगे। कौन से एक्ट रहेंगे? आधार एक्ट, जैसे एनजैक, जैसे कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट, जैसे कोई भी हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये सारे के सारे जो एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं अलग से, एक खाका, एक पेपर पे लिख लिख के, उसमें 300-400 पन्ने का उन्होंने एक बना लिया, एक्ट बना लिया। तो वो एक्ट जो भी हो, वो एक्ट इस बड़े बरगद से बड़ा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ सुप्रीम लॉ संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी, ओके। हमारे इस तो संविधान की डेफिनेशन दे दी गई। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कब कब कर सकती है, गवर्नमेंट कब पैदा हो सकती है, गवर्नमेंट किस तरीके से कोई मनी बिल को लेके आती है पार्लियामेंट में, कोई फाइनेंस बिल को लेके आती है पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट की वर्किंग बताता है। गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है कि दिस यू कैन डू, दिस यू कैन नॉट डू। रूल्स ऑफ द स्टेट, के समाज का, राज्य का, राज का, पूरे पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का वो रूल्स खाका तय करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ऑफ एनी पॉलिटी। ठीक है, संविधान को बोल दिया गया। ग्राउंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, किसी कंट्री का सबसे जो बेसिक ग्राउंड, एकदम बेसिक नॉर्म, एक बेसिक रेगुलेशन, उसको हमने कह दिया कि अच्छा ये भी हमारे देश का एक संविधान हो सकता है। चलो ठीक है, आगे गए हम, क्या है और कहानी। अब संविधान करेगा क्या हमारे यहाँ, ये तो हमें जानना है। संविधान करना शुरू क्या कर रहा है, तो एक बड़े साहब थे, एक और फिलोसोफर, एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, एलियट बल्मर जी। तो उन्होंने कहा देखो, संविधान को काफी कुछ काम करने होते हैं, किसी भी देश का संविधान हो, चाहे वो कैसा भी संविधान हो, कुछ भी तरीके का हो, ऑटोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, थियोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, जैसी कुछ होने दो, जो भी है, अगर संविधान है तो संविधान का मतलब है कि वहां पे कुछ ना कुछ एक तरीके से डिफाइन करी गई होंगी, डिक्लेयर करी गई होंगी बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये क्या होती है साहब? पॉलिटिकल कम्युनिटी माने कुछ भी, मतलब गवर्नमेंट, कुछ भी पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ भी कमिटी, कमीशन, कुछ भी सीसीसी, ऐसी कुछ सेंट्रल कमिटी बना लो इसको, या कैबिनेट बना लो इसको। तो कोई भी चीज की जो एंटिटी बनाई गई है संविधान के द्वारा, कोई बड़ी बॉडी बनाई गई है, बड़ी चेयर बनाई गई है, उसको हम संविधान में ही पढ़ लेते हैं कि इस बॉडी को या इस सरकार को या इस पार्टी को, जो भी चीज है, उसकी कुछ सेट क्लियर बाउंड्रीज है, वो ये काम नहीं कर सकती है। अब जो भी पॉलिटिकल कम्युनिटी होगी, जैसी भी सरकार हो, यूनियन हो, पार्लियामेंट हो, स्टेट की कोई अपनी अपनी, चाहे पंचायती राज क्यों ना हो, छोटी छोटी जो अपनी सरकार हो, उसका नेचर और उसकी अथॉरिटी कैसी होगी, मतलब वो कैसे बन के आई है और उसको क्या अथॉरिटी मिली है, क्या वो लोगों के ऊपर राज कर रही है, क्या वो लोगों से पावर लेके ऐसे लोगों को सर्विस दे रही है, इसकी चीज। ठीक है, आइडेंटिटी और वैल्यूज ऑफ अ नेशनल कम्युनिटी, कि वो जो देश है जिसमें वो संविधान है, कोई से भी देश का संविधान हो, वहां पे उस देश की आइडेंटिटी क्या हो सकती है,
क्या वो देश एक सेक्युलर है, क्या वो देश का कोई धर्म है, क्या वो देश का जो आइडेंटिटी है वो ऐसी है कि आक्रामक देश है, या वो देश ऐसा है जो बस ऐसा है कि भैया हम सिविलाइज नेशन है, हम बैठ के बातचीत करके सॉल्व कर सकते हैं। तो संविधान ये भी तय कर देता है कि इस देश का जो नेशनल कम्युनिटी है, जो इस देश की पॉपुलेशन है, जो इस देश की सोसाइटी है, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव ऑन अ ग्लोबल लेवल। ठीक है। डिक्लेयर एंड डिफाइन क्या क्या करता है साथ में, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस, कि जो देश के हमारे नागरिक हैं उनको क्या अधिकार है उनके पास और क्या उनके दायित्व हैं, दोनों चीजें। मुझे अधिकार है कि मैं देश में कहीं भी आऊं जाऊं घूमूं फिरूं कोई भी, ठीक है, पर मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं जहां भी जा रहा हूं वहां मैं कूड़ा गंदगी ना करूं, वहां मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करूं जिससे कि लगे किसी और को चोट पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, ये चीज नहीं हो। ठीक है जी, ओके, समझ में आ गई। और क्या संविधान कर सकता है, ये संविधान बताता है, एस्टेब्लिश करता है, रेगुलेट करता है द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कम्युनिटी, कि उस देश के जो इस देश के जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, तो उनका क्या क्या, उनके क्या किस किस तरीके से वो काम करेंगे, पार्लियामेंट कब बैठेगी, पार्लियामेंट कब आएगी जाएगी, और जितने जितने गवर्नमेंट के अंग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, चाहे वो यूनियन हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी और अपने नीचे नीचे और भी कोई अपने RWA एसोसिएशन हो, जो भी हो, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो उनके बारे में भी संविधान बता सकता है कि इनमें क्या क्या पावर किसके पास है। अब संविधान ये बताता है कि एजुकेशन के ऊपर दोनों के दोनों, सेंटर भी और सारे के सारे स्टेट्स अपने अपने हिसाब से कानून बना लेते हैं, लेकिन सेंटर की चलती है। कुछ कुछ ऐसे स्टेट के टॉपिक्स हैं जिनमें खाली और खाली स्टेट अपने हिसाब से काम करते हैं, जैसे गैम्बलिंग वैम्बलिंग को रेगुलेट करना, जैसे कोई भी टैक्स लगाना जो कि स्टेट के अंडर आता है, तो उसमें सेंटर फिर अपना हाथ नहीं डालता। तो मतलब इसका क्या है कि सब स्टेट कम्युनिटी, मतलब एक स्टेट तो पूरा हमने इंडिया मान लिया, ठीक है, एक स्टेट है वो, इंडिया एज अ स्टेट, इंडिया एज जिसमें कि राष्ट्रपति उसके हेड ऑफ स्टेट है। तो अब इन सारी में जो सब स्टेट्स हैं, जैसे यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, कर्नाटका, गोवा, सारे के सारे, तो इनमें क्या क्या कम्युनिटी आपस में इंटरेक्ट कर रही है, किस पे कौन सी पावर है, ये बता दी गई। संविधान ये भी बताता है कि उस देश का ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी क्या हो सकती है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कुछ भी नाम आपने रख दिए, तो इनके संविधान में मेंशन हो गया है कि इस देश का ऑफिशियल धर्म, ऑफिशियल रिलीजियस आइडेंटिटी वो क्या है, वो क्या होने वाली, इन्होंने संविधान में अपने लिखवा लिया, ये कह के अपने रेडी हो गए कि बस हम तो यही है। अच्छा ठीक है चलो, ये हो गया। अब संविधान एक चीज और करवाता है, संविधान ये बोलता है कि जो भी सरकार हो, जब भी चुन के आए, जो भी यूनियन में आए, उनको कुछ पर्टिकुलर सोशल, इकोनॉमिक या डेवलपमेंटल गोल्स संविधान ही दे रहा है, कि जब भी आप कानून बनाना, कोई सा भी कानून बनाओ, तो आपको कुछ कुछ बातें याद रखनी है। जैसे हमारा संविधान, अगर मैं अपने की बात करूं तो हमारा संविधान कहता है कि हमको ये याद रखना है कि सोशल गोल्स हमारे होने चाहिए, क्या, समाज के लिए, समाज के हित में लाने चाहिए, हमारे आर्थिक गोल्स होने चाहिए, हमारे वित्तीय गोल हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए, कि देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़े नहीं, देश का फॉरेन जो हमारा एक्सचेंज है वो भी हमारा बरकरार रहे, देश में जो है इन्वेस्टमेंट आए, देश में ये सब चीजें आए, और हमारे देश का जो विकास का जो गोल है कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना चाहते हैं, ये भी हमारा संविधान उनको बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के संविधान के लिए, मैं इंडिया की बात करूंगा यहां पे, इंडिया का संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो काफी तौर से अपने अपने जितने उसमें प्रोविजंस हैं, उन सारे प्रोविजन, मतलब चाहे पार्ट 3, पार्ट 4, जिनके अंदर जितने सारे आर्टिकल्स होते हैं, 15, 16, 17, तो ये वाले आर्टिकल्स क्या बोल रहे हैं, अधिकार दो लोगों को, नागरिकों को, ठीक है। DPSP क्या कहता है कि जब भी कानून बनाना, ये अंबेडकर जी का फेवरेट टॉपिक था DPSP, कि जब भी कानून बनाना तो कोई ऐसी उसमें बातें नहीं हो कि वो संविधान के प्रति, कि वो संविधान से अगेंस्ट जा रही हो, या जो भी कानून बनाना वो याद रखना कि वो जनता की भलाई के लिए आ रहा है, सरकार के हित के लिए नहीं आ रहा, सरकार प्रॉफिट पे नहीं चलने वाली, सरकार हमेशा सेवा करने के लिए आ रही है जब भी तुम लोग आ रहे हो, ठीक है। सारे वर्कर्स को, सारे सारे जितने लोग जो एम्प्लॉई हैं, जो लोग कोई भी काम कर रहे हैं, लेबर्स हैं, उन सबको एक डिसेंट वेज मिले, लिविंग वेज मिले, यानी जो रोजमर्रा की तनख्वाह मिले काम करने की, ऐसा नहीं कि चवन्नी अठन्नी देके उन्हें भगा दे रहे, नहीं, रोजगार मिले, काम के लिए रोजगार मिले, साथ ही डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। ये नहीं कि 16-16 घंटे काम करवा ले, जाओ घर पे 8 घंटे सो जाके सुबह आ जाना, नहीं, ऐसा नहीं हो, अच्छे तरीके से वर्कर्स हमारे यहाँ रहे, ठीक है। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इंप्रूव देयर पब्लिक हेल्थ, के लोगों का जो राइट टू लाइफ है, वो राइट टू लाइफ तब अकॉम्प्लिश हो पाएगा जब उनके पास अच्छे मेडिसिन हो, उनको कोई दवाई तकलीफ कुछ हो गया तो उन्हें कुछ बीमारी हारी में कहीं जाने आने के लिए अस्पताल सामने उन्हें पता हो कि भाई यहाँ हमें जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ दवाई मिल जाएगी, चलो ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर मैं एक काम कर रहा हूं और दूसरा काम कोई और कर रहा है और काम सेम है, तो दोनों की तनख्वाह भी बराबर ही हो, ठीक है जी, ओके। संविधान में क्वालिटी क्या क्या होती है अच्छे संविधान की, ये भी तो बात कर लेते हैं। संविधान काम तो बहुत सारे हो गए, क्या हमारे देश का संविधान इसमें फिट होता है, कहीं पे देख लेते हैं। चलो, संविधान सबसे पहले ब्रेविटी, एक अच्छे संविधान की ये फीचर होती है। ब्रेविटी माने क्या होता है, ब्रीफ, माने प्रिसाइज, माने
छोटा सा, मतलब स्पेसिफिक, मतलब प्रिसाइज, विद नो अनवांटेड प्रोविजंस। यूएस का संविधान है, छोटा संविधान है, 3-4 पन्नों में खत्म हो जाता है संविधान। मतलब क्या है कि जो लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे हमारा, तो हमारा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे में इतने सारी टू मेनी डिटेल्स हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, और इसके क्लॉज समझने में, इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ी बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हाईकोर्ट मद्रास के कहती है कुछ और, जो इसकी कर्नाटक हाईकोर्ट कहती है कुछ और, सेम आर्टिकल को लेके हो सकता है उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाए। दैट मीन्स अगर ये 4 तरह के संविधान है, देखो ये डार्ट वाला गेम जो नहीं खेला आपने बचपन में, डार्ट जो मारते थे गोले उस पे, तो अभी डार्ट एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, सबसे अच्छा कौन सा माना जाएगा, ये वाला, ठीक है। डी इज द गुड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सटीक जगह पे स्ट्राइक कर रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्लैरिटी, भाई क्लियर तो हो, ऐसी उल्टी सीधी भाषा लिखेंगे, कॉम्प्लिकेट लैंग्वेज लिखेंगे तो समझ में आएगा नहीं, लोग उल्टे सीधे जजों के पास जाएंगे, लॉयर्स के पास जाएंगे, ये कहेंगे उनसे साहब हमें समझा दो, हमें नहीं आ रहा समझ में। तो क्लियर कट डायरेक्शन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, क्लियर टर्म्स में बताओ कहना क्या चाह रहे हो, हिंदी में बोलो, मोटी मोटी बात, चलो ठीक है। अब आर्टिकल 30 एबीसी की डेफिनेशन आप देख लो तो आप कहोगे सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो इसलिए क्या हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लॉयर पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ है, जिसमें लॉयर का बहुत सारा योगदान रहा था जब संविधान सभा थी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब जैसा है तो है, और वो अच्छा भी है। अब आगे गए हम, जब हमने आगे देखा कि संविधान डेफिनेट होना चाहिए, डेफिनेट मतलब जो बोला है वो बस, ना उसके इधर ना उसके इधर, सीधा करेक्ट बात, सामने की बात, मतलब नो एम्बिग्यूटी। अगर एम्बिग्यूटी है, अगर थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं कंफ्यूजन सा है, एम्बिग्यूटी से क्या होता है, डिस्क्रेशन ऑफ द जजेस इन देयर इंटरप्रिटेशन। अगर एक कोई भी संविधान है उसमें कोई भी एक वेग बात लिख के छोड़ दी है कि साहब अगर हमें किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो मिसकॉन्डक्ट प्रूव होना चाहिए। अब मिसकॉन्डक्ट क्या है, मिसकॉन्डक्ट की डेफिनेशन तो बताओ, मिसकॉन्डक्ट में क्या क्या आ सकता है, क्या मिसकॉन्डक्ट नहीं कहलाता है, वो चीज क्लियर नहीं है। चलो ठीक है, तो ये यानी कि हमें चाहिए क्लियर कट संविधान, एकदम सामने डेफिनेट तरीके से लिखा हुआ हो, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब अभी हमने पीछे बात करी छोटा होना चाहिए, अब यहां उल्टी बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, मतलब सब कुछ कवर हो जाए, कॉम्प्रिहेंसिव इन लेइंग डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार की पावर बता दे क्लियर कट कि तुम पे ये पावर है, तुम पे ये पावर नहीं है। दूसरी चीज, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस क्लियर कट सामने होनी चाहिए। चलो ठीक है, अगर वो क्लियर कट होगा संविधान, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव सब तरीके से उन्होंने कवर कर रखा होगा संविधान में, तो हमें फिर ज्यादा आर पार इधर उधर कोई आर्बिट्रेशन, लीगैलिटी, कोई कॉज केस हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जब सारी की सारी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम बातें लिख देंगे संविधान में ही, तो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगी और लिटिगेशन वगैरह में लोग ज्यादा जाएंगे नहीं। कानून, लिटिगेशन क्या होता है, लिटिगेशन मीन्स ये होता है कि हम कैसे कैसे केसेस इन इन जुडिशरी लेके जा रहे हैं। लिटिगेशन, कोई पीआईएल से जा रहा है, कोई डिस्प्यूट की वजह से जा रहा है, कोई अपने केस को लेके जा रहा है, संविधान सूटेबल भी है कि नहीं उस देश के लिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। हम इवॉर जेनिंग्स की बात कर रहे थे अभी कि अंबेडकर जी चाहते थे इवॉर जेनिंग्स आए, क्योंकि इवॉर जेनिंग्स बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। सर बी एन राव भी कह रहे थे, सर बी एन राव मैंने बताया था उनके बारे में कि वो हमारी लीगल एडवाइजर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो सब कह रहे थे कि इवॉर जेनिंग्स जी से एक बार सलाह लेके आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इन्वाइट करते हैं उनको कि आप आओ हमारे आगे बैठ के। पर हमारा संविधान क्या चाहिए हमें, द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, जिन लोगों के लिए बन रहा है, उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनके कुछ भी ईमान धर्म जो हो वो इसमें दिखे, सुटेबल टू द हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द नेशन। भाई देश अगर उस समय इस हाल में नहीं है कि वो देश अपने एमपीज एमएलए को चुन सके अपने आप से, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो संविधान को उस हिसाब से ढालो। ठीक है जी, ओके। संविधान का उस समय की हिस्ट्री क्या रही है, कैसा देश तुम्हें मिला है, टूटा फूटा मिला है, देश में पैसा है कि नहीं है, तो आप बिना बात के लिए कोई बड़े भारी ऐसे ऑफिस मत बनाओ जिनका काफिला खर्चा बहुत ज्यादा हो। तो ऐसे करके संविधान ऐसा हो जो देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बात रखते हुए कि इनके लोगों की फरमाइशें क्या है, इंडिया के लोग क्या चाह रहे थे, ऐसा संविधान ने अपना बनवाया। चलो, स्टेबिलिटी, संविधान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे, मतलब एक ये फोटो आप देखो, देखो अब चीजें स्टेबल हैं क्योंकि बीच में एक बॉडी खड़ी है, देख रहे हो ये, इसका मतलब क्या है, जब सरकार चुन के जाती है कहीं और से, तो पुरानी सरकार उस समय खड़ी हुई होती है उसका वेलकम करने के लिए कि अभी इस समय ट्रांजिशन पावर है, ताकि जो पावर का जो ट्रांसफर होगा वो इक्वल हो, वो पॉलिटिकली स्टेबल हो, कोई ऐसा नहीं हो बीच में समझ में नहीं आ रहा आप किसकी बात सुने, इनकी सुने कि नए वालों की सुने, तो ऐसा नहीं होता है। इस समय जो संविधान होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देता है एंड शुड नॉट अलाउ इजी टेम्परिंग। संविधान के हिसाब से सरकार आएगी, सरकार कैसी आएगी, सरकार जब तक आएगी तब तक इंटरिम सरकार काम कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्लियर कट बातें होती हैं जो अपने चुनाव के लिए लिखी हुई है। एडाप्टेबिलिटी, अगर समय चेंज हो रहा है,
समय बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जो 1947 में संविधान के बारे में लोग सोच रहे थे, हो सकता है 2024 में वैसी बातें, हो सकता है उसके एडवांस हो गई, उससे ज्यादा हो गई। शुड बी डायनामिक इनफ। यहाँ पे नेहरू जी भी ये कहते थे कि मुझे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट संविधान नहीं बनाना है कि लोग बिल्कुल ही अड़ जाएं, नहीं, और ना ही इतना फ्लेक्सिबल बना दूं कि किसी के काम का ही नहीं रहे, सुबह उठे हर कोई आगे सुबह बदल दे, नहीं। हम ऐसा चाहते हैं, शुड बी डायनेमिक इनफ एंड नॉट स्टैटिक। एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है, एक हम उसको कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हर दिन उठता है, हर दिन सांस लेता है। ये एक किताब, भली किताब है ये, लेकिन ये एक जिंदा डॉक्यूमेंट है, ये ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को इतनी ताकत है कि ये खुद को ढाल ले नए प्रारूप के अनुसार, नए समय के अनुसार, नए भाषा, नए इसमें समाज में। शुड बी एबल टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशंस। और कोई भी नई रिक्वायरमेंट आए, कोई भी नई प्रॉब्लम आ रही है। अब संविधान को कैसे कैसे आप बांट सकते हो, किस किस तौर पे। जैसे कुछ कुछ लोग कहते हैं कि संविधान होना चाहिए साहब एकदम फिक्स, संविधान होना चाहिए एकदम रिटर्न, एकदम जो लिख दिया सो लिख दिया, ये एकदम मतलब पत्थर की लकीर है, लिख गई तो लिख गई। कुछ लोग कहते हैं ना 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 ना, अनरिटन हो। अब एक और तरीका है इसको बोलने का कि साहब संविधान जो है ऐसा होना चाहिए कि अब जब लिख दिया तो वो रिजिड है, ना ही हिल सकता है ना डुल सकता है, कुछ नहीं करेगा। एक लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, फ्लेक्सिबल हो जाए साहब, फ्लेक्सिबल के ज्यादा अच्छा है। अब इसके अलावा भी और भी तरह से डेफिनेशन है कि साहब फेडरल हो, यूनिटरी हो, क्या हो, तो एक बार एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला संविधान हमने क्लासिफाई करना देखा तो हमने देखा, बाप रे बाप, ये तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। कहां गए ये लोग? ये लोग गए 1215 में। ये कौन लोग हैं? ये सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने ऐसा समझा है कि संविधान कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि साहब अभी जितनी सारी किताबें लिखते हैं एक्सपर्ट लोग, फॉरेन ये जितने पॉलिटिकल साइंटिस्ट लोग, तो इन्होंने अपनी किताबें बताया कि देखो एक संविधान होता है इवॉल्व्ड, जो बन रहा होता है, बनते 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 उसमें 50 100 150 200 500 साल लग जाते हैं, तब जाके कहते हैं हाँ चलो ये संविधान हो गया, बन गया, इतने समय से चल रहा है यही संविधान। ठीक है, कुछ होता है संविधान इनैक्ट, आज की तारीख से संविधान लागू, बस जो अब तक पीछे था छोड़ दो उसको, अब पिछले जो हमने आज संविधान लागू किया, दिस इज इट। तो भारत का संविधान, यूएस का संविधान, दिस इज कॉल्ड इनैक्टेड, कि हमने इनैक्ट कर दिया है। हमने 26 नवंबर 1949, 1777 डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम, हमने ये सारी की सारी चीजें इसमें इन दोनों में जो देखी हैं, इसका मतलब है एक तारीख से ये लोग शुरू हो गए। उन्होंने कहा ये हो गया इनैक्टेड, हम वी द पीपल, हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसका संविधान यही है। एक तरफ से चलो जरा यूके की तरफ, ब्रिटिश पार्लियामेंट अलग ही, ये नवाब हैं, ये सब तो लॉर्ड्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस समय का राजा किंग हेनरी गए राजा के घर में, बकिंगम पैलेस। तो ये जो फोटो देख रहे हो बड़ी ऐतिहासिक फोटो है ये, कईयों को समझ में आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूं, मैग्ना कार्टा। तो राजा के घर में कुछ ऐसे ये लॉर्ड लोग गए। लॉर्ड कौन थे? ये साहूकार थे, बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, बड़े बड़े जिनके पास पैसे थे, इनके पास बड़े बड़े फ्यूडल जमीनें थी, इनके पास बड़े बड़े ऐसे मतलब लेबरर्स इनके नीचे काम करते थे। तो ये नोबल क्लास थे। ये लोग बड़े बड़े राजा के वजीर भी रहे होंगे, बड़े बड़े मंत्री रहे होंगे राजा के। तो ये लोग गए सारे के सारे लॉर्ड्स, ये लॉर्ड्स हैं। अब ये लॉर्ड जाके मैग्ना कार्टा के लिए राजा के पास जाते हैं कि ए राजा इधर आओ जरा तुम। इन्होंने कहा क्या हो गया? राजा ने कहा क्या है? तो इन्होंने कहा देखो सुनो, तुम राजा हो, मान ली तुम्हारी बात, तुम अलौकिक शक्ति मिली है तुम्हें, भगवान से तुम आए हो, एकदम तुम तो दिव्य हो, एकदम अलग से ही पैदा हुए हो, कोई बात नहीं, ठीक है, पर तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, बुखार तुम्हें भी आता है, हमें भी आता है, तुम्हें भी पागलपन आता है, हमें भी पागलपन आता है, ठीक है, अब जो तुम पागलपन करो हमसे पूछ के करना। ऐसा नहीं हो कि तुम अपने आप से जाके जंग छेड़ाओ कहीं भी, क्योंकि ये उस समय राजा अकेला राजा है, अब इसके आगे कोई है ही नहीं दूसरा। तो राजा ने कह दिया आज से मेरी जंग हो गई फ्रांस के साथ। अब सब लोग, पूरी सेना जा रही है लड़ने। अब सब ये लॉर्ड जो है सारे के सारे खड़े हो गए, कह रहे हैं बर्बाद तो हम होंगे, पैसा तो हमारा जाएगा, राजा को क्या पड़ी है, हमसे टैक्स ले लेगा, बाद में लगान लेगा दुगुना तिगुना। तो अब इन्होंने कहा सुनो तुम राजा हो, ठीक है, हमसे पूछ के करना, हम बताएंगे। और मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा माने एक बड़ा वाला चार्टर, एक बड़ा वाला इन्होंने अपना एक पहली बार इन्होंने लॉ दे दिया 1215 में। सोचो आज से 800 साल पहले ब्रिटेन में पहली बार शुरू हो गई बात कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगी। उस समय भली डेमोक्रेसी नहीं है, उस समय ये लोग नॉर्मल लोगों के द्वारा चुने हुए लोग नहीं है ये। उस समय इन्होंने कहा हम हैं लॉर्ड ऑफ बैरन, तुम हो लॉर्ड ऑफ ससेक्स, तुम हो लॉर्ड ऑफ मैनचेस्टर। हम सब चलते हैं राजा के पास और राजा से कहते हैं ओ राजा इधर आओ, चलो यहाँ बैठो पहले। हम वेस्टमिंस्टर हाउस एक बिल्डिंग बनाते हैं, वहां पे जाके हम लोग सब लॉर्ड लोग जाके बैठा करेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड बोलेंगे उसको, हाउस ऑफ कॉमन जो भी कह रहा हो कह लो उसको। हम वहां जाके हम तुम्हारे लिए कुछ कागजात बनाएंगे और तुम उसमें साइन करोगे। हमारे यहाँ से बिना पूछे हमसे कोई टैक्स नहीं लगाओगे, बिना पूछे हमसे कोई लड़ाई नहीं छेड़ोगे, जंग नहीं करोगे, ठीक है, करना तुम ही, आखिरी दस्तखत तुम ही करना, पर हम पहले डिसाइड करेंगे, हम तुम्हारे सारे अब मंत्रिमंडल है, हमारी बात सुनोगे, चलो ठीक है। दैट मीन्स इन्होंने उस समय से 1215 से इन्होंने अपने अपने एक्ट बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है, प्रोहिबिशन एक्ट, इन्होंने एक्ट ऑफ टैक्सेशन, एक्ट ऑफ
कोई भी चार्टर एक्ट जो दे दिया था, जो क्वीन विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जाओ जाके जो इंडिया को लूटो, तो ये सारे 1215 से अपने अपने एक्ट बनाते आ रहे थे। अब एक्ट वन बना दिया, एक्ट टू बना दिया, एक्ट टू, एक्ट थ्री, एक्ट फोर, अरे बाप रे बाप। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें मल्टीपल एक्ट्स हैं जो हर साल जो ये लोग बनाते आ रहे होंगे, 10 15 20 25 एक्ट, वो जोड़ते जाओ 800 सालों से, वो सारे के सारे जो एक्ट बनते जा रहे हैं, बस इनका वही संविधान है बड़ा चौड़ा। अब वो कितना बड़ा होता जा रहा है अलग बात है, उसमें पुराने एक्ट हटा दी गए 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 गए, जो ऊपर के बचे रह गए नए नए, जो जिन्होंने अमेंड करके जो पुराने एक्ट को अमेंड करके ऊपर ले आए, अब वो हो गया संविधान। तो इनका जो संविधान है वो खाली और खाली कन्वेंशन, प्रैक्टिस, प्रिंसिपल और जुडिशियल डिसीजन से बना है ब्रिटिश संविधान। ठीक है, ये इवॉल्व हुआ है स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस से। 800 सालों में इन्होंने सीखा कि अच्छा यार एक्ट तो बेकार आ गया था, उसमें तो मजा नहीं आया, दूसरा एक्ट बना लेते चलो, तो पुराने वाले को रिजेक्ट कर दिया, नए वाले को रख लिया। तो ऐसे एक्ट 1 2 3 जो खूब 2024 तक इनका संविधान यही है, जो इनका पार्लियामेंट डिसाइड करे वो संविधान है। चलो, इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ क्या होता है, इनएक्टेड माने क्या होता है, कन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनल संविधान हम मानते हैं। कैसा संविधान कहते हैं, डेलिबरेटली बनाया गया है, जानबूझ के बोला गया है कि अब चाहे वो संविधान सभा ने बनाया हो, चाहे किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बनाया हो, चाहे किसी किंग या पार्लियामेंट ने उस पर आखिरी दस्तखत करके तैयार कर दी, बन गया, ये ले जाओ, तो उसको बोलते हैं कि अब ये संविधान इनैक्ट हो गया है, ये संविधान लागू हो गया है, अब यही संविधान है। जैसे अमेरिकन, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान अब अटल है। अब इस संविधान के अलावा इनमें ये नहीं हो सकता कि संविधान को हटा के नया संविधान ले आते, नहीं नहीं नहीं, ये बन गया, ये लागू हो चुका है। 26 नवंबर 1949 रेडी हो गए, अब हमारा इनैक्ट हो गया है। ठीक है जी, ओके। किसी किताब में, किसी डॉक्यूमेंट में एक जगह पे लिख के रख लो कि लो साहब हो गया। संविधान ऑफ यूएस आया था, उसमें केवल और केवल यूएस के संविधान में ओनली 7 आर्टिकल्स थे, बस 7 आर्टिकल, खत्म हो गया संविधान, यही है। अब इसको आगे पीछे में और कुछ कलट पलट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन इन 7 को हटा के ये नहीं कह सकते लो साहब नया संविधान फिर से आ गया, नहीं नहीं नहीं, अब यही रहेगा। इसमें उस समय कितने थे हमारे, 400 आर्टिकल्स तो रहे होंगे, 395 कुछ आर्टिकल्स थे इसमें। ठीक है जी, ओके, आगे गए हम, और बता दो क्या है संविधान में, रिटन और अनरिटन। अब ब्रिटिश ने जब ये मैग्ना कार्टा की तरफ से वहीं से आते आए ये लोग 1215 से ही, तो इन्होंने वहीं से देखना शुरू कर दिया कि जब हम ही संविधान है तो हम ही बना लेंगे अपने आप जब चाहेंगे तब। तो इनका संविधान जो है अनरिटन है। उनके अब यूएस ने तो 7 आर्टिकल लिख के कह दिया मेरा संविधान रेडी हो गया, जाओ बाय, चलो जॉर्ज वॉशिंगटन हीरो बन गए, बड़े आदमी, जेफरी, सारे जेफरसन, सब लोग बड़े बन गए, चलो ठीक है। ब्रिटेन ने हमेशा देखा कि हमारे यहाँ पे, ब्रिटेन के यहाँ ये जो लोग थे, ये लोग, ये सारे के सारे, तो ब्रिटेन के लोगों ने मानना ही शुरू कर दिया हमेशा से कि यार हम राजा की इज्जत करते हैं, हाँ यार राजा हमारा हीरो आदमी है, राजा हमारा किंग कैन डू नो हार्म, जो राजा है वो तो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, किंग कैन डू नो हार्म, बड़ा आदमी है साहब, दिव्य शक्ति मिली हुई है। अब इन लोगों को, क्योंकि राजा इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हो ना हो हमें नहीं मालूम, इन लोगों को जिम्मेदारी ले लो, तुम होशियार लोग हो, तुम बड़े लोग हो, तुम पैसे वाले लोग हो, तुम लोग आज से अपने आप जो चाहो करना शुरू कर दो। अब नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक और अ डॉक्यूमेंट, जो ये लोग चाहें एक्ट नया बन के रेडी हो जाएगा। ये जो अनरिटन संविधान है, आप इसको कैसे देखते हो, जो इनकी परंपरा रही है, जो इनके कन्वेंशन रहे हैं, जो इनकी प्रैक्टिस रही है, जो इनके सिद्धांत रहे हैं कि भाई आर्टिकल जब आएगा कोई भी छोड़ो, नया एक्ट बनाना होगा अगले सेशन बना लेंगे, इनका संविधान ऐसे बनता हुआ आया है। जो इन्होंने चार्टर बनाने शुरू कर दिए, जो इनका स्टैट्यूट्स थे, जो इनके जुडिशियल डिसीजन थे, इनके पार्लियामेंट, इनके सुप्रीम कोर्ट के, इनके कहीं के भी, तो जैसे यूके और न्यूजीलैंड, इजराइल, यहाँ पे क्या है, इनके अपनी पार्लियामेंट है, इन्होंने कहा अब हम ही है, हम ही संविधान है, ये मान लो बस। तो हमारे यहाँ अब तो इनके यहाँ कोई ऐसी लिखी किताब तो है नहीं। यहाँ चलो आओ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार जो लिख दिया जेफरसन, वॉशिंगटन, इन्होंने सब लोगों ने, वो 7 आर्टिकल अब वो अमर हो गए। वो आर्टिकल एक किताब में, एक पन्ने पे लिख के इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो भी अपने लिख के इन्होंने पकड़ा दिए कि हमारे फ्रीडम, हमारे जो हम सारे राइट टू फ्रीडम होना चाहिए, ये होना चाहिए, सेकंड अमेंडमेंट होना चाहिए, थर्ड अमेंडमेंट, ये सारे के सारे इन्होंने जिस किताब में लिख दिया, वो किताब अब जिसे कहते हैं अब पुण्य किताब हो गई। अब वो किताब एकदम पवित्र हो गई है। वो किताब एक डॉक्यूमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ अ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोडिफाइड कर दिया गया कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऑल यू कैन डू इज चेंज आर्टिकल 2 टू 2A, कुछ ऐसा कर लो, चेंज कर लो, पर जो लिख दिया सो लिख दिया। प्रोविजंस अब आ गए हैं, एक किताब में आ गए हैं, दैट किताब विल बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट फॉर्मुलेटेड एंड एडॉप्टेड बाय अ बॉडी नोन एज, कोई भी संविधान सभा हो, चाहे संविधान का कोई भी कन्वेंशन आया हो। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आता है, जो आई थी, नेशनल असेंबली आई थी, तो उन्होंने अपना वहां बनाया था कि लो साहब हम बना रहे हैं अब संविधान अपना, दिस इज करेक्ट। यूएस, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, सब लोगों ने अपना अपना अपने हिसाब से लिख लिया है हमारा संविधान ऐसा है साहब, ऐसा ही रहेगा। ठीक है जी, ओके, आगे गए हम। इसमें क्या और हो सकता है, संविधान में रिजिड हो चाहे फ्लेक्सिबल हो। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वही जो हमने कहा, ब्रिटेन का राजा
ब्रिटेन की पार्लियामेंट। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी एक इस समय कॉलोनी था यूके का, बहुत पहले का। चलो ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने कहा जैसा तुम करो बढ़िया कर रहे हो, हम भी ये कर लेंगे, ठीक है। यूके मतलब क्या है कि इनका जो मन करे, पार्लियामेंट जो डिसाइड करे। इलास्टिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इलास्टिक माने समझते हो, रबर खींच लिया, छोटा कर लिया, जो करना कर लिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, प्लास्टिक कुछ भी बना दिया उसका, चलो ठीक है। इधर जो हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये नाइल ने कहा एक बार रिजिड माने लिख दिया तो लिख दिया। यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, देखो यहाँ इंडिया का नाम नहीं है, इंडिया का नाम इसमें भी नहीं है, दोनों जगह नहीं है। इंडिया को नेहरू जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारा संविधान जो हो सॉलिड हो, एकदम मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन हो कि हिले नहीं किसी के एकदम मन से। लेकिन 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 हम चाहते हैं परमानेंट में बना दूं उसको, मेरा मन है, ठीक है, लेकिन देयर इज नो परमानेंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान ही परमानेंट नहीं होता है, ये वेरी नेचर है संविधान का कि इट इज नॉट परमानेंट। देयर शुड बी अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। इफ यू मेक एनीथिंग रिजिड एंड परमानेंट, यू स्टॉप द नेशंस ग्रोथ, द ग्रोथ ऑफ अ लिविंग वाइटल ऑर्गेनिक पीपल। हम एक जिंदा लोग हैं, हम एक सांस लेने वाले लोग हैं जो रोज बदल रहे हैं, रोज नई चीजें देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। अभी हो सकता है 1947 चल रहा था इनके समय का, तो इन्होंने सोचा होगा क्या पता फ्यूचर में उड़ने वाली कार्स आए, तो उसके लिए भी संविधान क्या उसको सोचेगा ना उसके बारे में। तो इन्होंने कहा अगर आप एकदम ही इसको रिजिड बना दोगे, एकदम ऐसा बना दोगे कि हिले ही नहीं, डुले ही नहीं, कुछ भी ना हो, तो आप नेशन की ग्रोथ रोक दोगे, मुझे ये नहीं होने देना है। तो अब जैसे संविधान को आप अमेंड करते हो, उस हिसाब से संविधान को हम देखते हैं कि कितना रिजिड है, कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है जी, ओके। ये क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया है? लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने, इनकी किताब में था। ये कोई सुबह उठ के सेमिनार नहीं लेते हैं लोग, ये अपनी किताबें लिखते हैं, उनमें ये सब ऐसे डायलॉग लिखते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, कैसी डेफिनेशन है। तो हमारा संविधान एक सिंथेसिस है, एक दोनों का मिक्सचर है, रिजिड का भी, फ्लेक्सिबल का भी। आई बात समझ में? ये है लॉजिक हमारा। तो हमारे संविधान में और क्या हो सकता है? फेडरल है या यूनिटरी है? ये क्या हुआ सर? फेडरल यूनिटरी में फर्क होता है। जैसे पहले समझते हैं यूनिटरी में क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होती है, सेंटर। जैसे इंडिया में मान लो दिल्ली, अब दिल्ली क्या है, दिल्ली में यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट अपनी भी है, दिल्ली की अपनी लोकल सरकार, जिसमें अभी आम आदमी पार्टी अभी सरकार चला रही है, और हमारी दिल्ली में सेंट्रल क्या हमारी गवर्नमेंट भी बैठती है। तो जो पावर है, क्या वो पूरे देश भर के लिए सिर्फ सेंटर के पास दे दें, या छोटे छोटे अपने सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, एमपी, गोवा सबको अपने अपनी पावर छोड़ दें? तो अब इसमें डिफाइन होता है कि यूनिटरी माने एक बड़ा शख्स, नेशनल सरकार, जो एक ही एक है, इसी एक के पास सारी पावर दे दी जा रही है, वो पूरे देश के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे कोई नॉर्थ हो, चाहे सेंटर हो, सबके लिए एक ही सरकार बनेगी। जैसे चाइना है ना, जैसे रशिया, या रशिया नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा यूएसएसआर, चाइना और यूएसएसआर। अब ये एक तरीके से मान लो इनको उस समय का यूएसएसआर का संविधान जो लेनिन ने जो बनाया था वो यूनिटरी था। मॉस्को से ही पूरा रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके साइबेरिया तक कंट्रोल हो रहा था। इतना बड़ा पूरा लैंडमास एक जगह से कंट्रोल हो रहा था, जो था मॉस्को में। चलो ठीक है। रीजनल गवर्नमेंट जो होती हैं यहाँ पे यूनिटरी में, रीजन माने कोई छोटे मोटे एरिया जो अपने होते हैं, प्रांत होते हैं, प्रोविंस होते हैं, उनमें वो सब छोटी हैं, उनका पता नहीं चल पाए तो मन उनका चल पाए, नहीं हो तो खाली नेशनल सरकार वहां संभाल लेती है काम, किसी और छोटे को काम करने की जरूरत है भी नहीं। रीजनल सरकारें जो होती हैं एक्सरसाइज क्या करती हैं? अपनी सच पावर्स विच में बी डेलीगेटेड टू देम बाय द नेशनल गवर्नमेंट। अब अगर सेंटर ने सोचा मैं कहां तक छोटी मोटे नल कुएं ये सब लगवाऊंगा, एक काम करो छोटे सरकार, तुम प्रांत वाले लोग हो, तुम अपने हिसाब से मत देख लेना, तुम्हें जो लोकल अपने जगह पे काम कराने हो, मैं बड़े बड़े काम देखूंगा, मैं सारे के सारे तुम्हारे बड़े काम भी मैं ही करूंगा, छोटे मोटे बहुत ही जो काम छोटे हैं उनको मैं डेलीगेट कर दे रहा हूँ तुम छोटी सरकारों को। जैसे यूके में, तो यूके में जितने सारे आप देखते हो, तो यूके का जो डिजाइन होता है, अगर यूके का मैप मैं आपको बनाऊं कहीं पे जगह जहां कहीं मिल जाए तो यूके में कुछ ऐसा मैप है, ऐसा कुछ, ठीक है, या वेल्स भी है। तो अब यूके में एक जगह पे लंदन है, अब इस लंदन वाली जगह पे इनकी वेस्टमिंस्टर हाउस बैठता है, बकिंगम पैलेस, किंग वगैरह सब यहां बैठते हैं। ऊपर का हिस्सा जो है, ये वाला ऊपर का हिस्सा, दिस इज कॉल्ड स्कॉटलैंड, ठीक है। अब स्कॉटिश लोग रहते हैं, वो भी कई समय से अपनी इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं कि हमको आजादी दे दो अपने से, चलो खैर ठीक है, जब होगी तब होगी। नाउ लंदन में स्कॉटिश लोगों के लिए भी इन्होंने बोला कि तुम्हें अपने यहाँ जगह बनानी है, काम करना तुम कर लो अपने हिसाब से, जो करना है तुम्हें कर लो, पर हम तुम्हारे बड़े बड़े काम हम ही डील करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम बस छोटे छोटे काम अपने अपने हिसाब से अपनी जगह के देख लो, हम आपको काम छोड़ रहे हैं, ठीक है जी। इधर यहाँ पे फेडरलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, ये वाले, एक तो बड़ा घर है, एक ही छोटे छोटे घर हैं, तो यहाँ पे छोटे घरों में पावर ज्यादा है। जैसे यूएस, अब यूएस को हम क्यों कहते हैं कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसके नाम में ही समझ में आ रहा है कि वहां पे स्टेट्स जो है वो पावरफुल है। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पावर का डिवीजन हुआ है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स।
यहाँ पे जो लोकल जो सरकारें हैं, चाहे स्टेट ऑफ टेक्सास हो, यूएस के 50 स्टेट है, यूएस में 50 स्टेट आते हैं, चाहे वॉशिंगटन स्टेट है, चाहे मेन स्टेट है, चाहे वर्मोंट स्टेट है, जो भी ये सारे अपने कैलिफोर्निया है, फ्लोरिडा है, टेक्सास है, न्यू मैक्सिको है, एरिजोना है, ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, इन्होंने कहा है हमसे सेंटर आया है, पावर हमारे पास है, हम बादशाह है, ठीक है। हमने पावर दी है एक वॉशिंगटन डीसी में बैठी हुई कैपिटल हिल को, जो कि देश की सेंटर वहां की सरकार चलाती है। चलो, enables them to operate in their respective jurisdiction and independently। तो यूएस में तो हर स्टेट का अपना सिटीजनशिप भी है कि तुम यूएस के नागरिक भी हो और तुम स्टेट ऑफ टेक्सास के नागरिक भी हो, दो तरह की डबल सिटीजनशिप। चलो, स्विट्जरलैंड भी ऐसे ही है। जहां जहां जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वहां पे तो वहां पे लोकल सरकारों को पावर ज्यादा दे दी जाती है। चलो भाई, तुम अपना अपने हिसाब से। अब जब यूएसएसआर टूटा था, रशिया बना था, तब जाके रशिया ने कहा यार ये तो हमसे गलती हुई थी पहले, तभी तो टूट गए हम, तो एक काम करते हैं इस बार पहले से पावर दे देते। तो लोकल जगहों को, लोकल प्रांतों को, जो रशिया के जो छोटे छोटे प्रांत होते हैं, तो उन प्रांतों को इन्होंने पावर देनी शुरू कर दी कि लो साहब तुम अपने हिसाब से अब डील करना, तुम्हारे यहाँ के लोकल सारी प्रॉब्लम जो आती है तुम्हें, चलो ठीक है अभी करेंगे डील उसे। आगे चले हम, फेडरलिज्म, ये वाली बात जो हम कह रहे हैं कि, तो एवॉर जेनिंग्स साहब ने बोला, ये बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं, इनका मैंने नाम अभी लिया था आपको, तो इन्होंने कहा था कि जो इंडिया का संविधान में देख रहा हूं, अंबेडकर जी जो आपने बनाया है, तो अंबेडकर जी ने जो संविधान जो बनाया थोड़ा सा नेशनल हैवी है, थोड़ा सा यूनिटरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर्स। इसका मतलब है, इन्होंने कहा कि एक ये संविधान है जिसमें फेडरेशन तो है, जिसमें स्टेट्स को पावर तो दी जा रही है, पर इस संविधान में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। ये क्या मतलब कि संविधान दिख तो रहा है कि फेडरलिज्म है, पर कभी कभी झुकाव हो जाता है सेंटर की तरफ, कभी कभी ये बड़े भाई की तरफ चले जाता है। आपको अगर मेरी पुरानी क्लासेस याद हो तो मैं वहां हमेशा एक कहानी से जोड़ता था, मेरी और मेरे बड़े भाई की लड़ाई। हमेशा मेरी बड़े भाई की लड़ाई होती है, उसमें मैं छोटा भाई हूं, मैं पिटता हूं, चलो ठीक है। अब मैं छोटा भाई हूं तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं मम्मी से झगड़ा करूंगा कि मम्मी देखो क्यों मारता मुझे बड़ा भाई, चलो ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारे देश में बड़े भाई को थोड़ी पावर ज्यादा है। बड़ा भाई क्या है, सेंटर, यूनियन, यूनियन कह लो, सेंटर कह लो, जो देश का हमारा लाल किला है, मतलब देश का जो हमारा पार्लियामेंट है, उसके पास पावर ज्यादा है। अब ये पावर कैसे झलकती है, कैसे दिखती है कि हमारा संविधान कहता है भाई मैं फेडरल भी हूं और यूनिटरी भी हूं, तो देखो ना फर्क, फेडरल फीचर ये, यूनिटरी फीचर ये, दिख तो गया हमारा कि संविधान हमारा थोड़ा झुकाव हो गया एक तरफ, हमारा एक तरफ यूनिटरी की तरफ ज्यादा है। तो इंडिया को बोला इन्होंने, केसी वेरे साहब ने, कि इंडिया का संविधान भैया क्वासी फेडरल है। क्वासी माने होता है क्या, सूडो, सूडो है तो लेकिन नहीं भी है, तो ऐसा वाला। जैसे हमारे संविधान में फेडरल फीचर क्या क्या है कि सरकार ने डिवाइड तो की है पावर, कि यूनियन लिस्ट एक होती है, कॉन्करेंट लिस्ट एक होती है, स्टेट लिस्ट एक होती है। मतलब अगर डिवीजन ऑफ पावर हुआ है, दैट मीन संविधान फेडरल तो है। संविधान क्योंकि रिटन है इसलिए संविधान फेडरल है, बस लिखा है। मतलब क्या होता है, संविधान रिटन डॉक्यूमेंट है ना, 400 आर्टिकल लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कोई आदमी सुबह उठ के एक आर्टिकल चुपचाप चुरा नहीं सकता उसमें से, क्योंकि हर किसी को पता है, सारे स्टेटों को, भाई उसमें 400 आर्टिकल है, एक आर्टिकल कहां हटाया तूने, क्यों हटाया, पेज फाड़ा, तो इसका मतलब है कि रिटन है, मतलब सब लोगों के लिए बराबर है वो, ठीक है। संविधान की ही सुप्रीमेसी चलती है, ना सेंटर की ना स्टेट की। कानून सबसे बड़ा क्या है देश में, संविधान, तो इसकी चलती है, इसका मतलब ये फेडरल है। अच्छा, संविधान रिजिड है, सुबह उठ के कोई भी 4 स्टेट खड़े होकर कहते हैं ओ ये संविधान नहीं मान रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं, मानना सबको पड़ेगा, सबके लिए यही संविधान है, ठीक है। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, ना सेंटर के पास है ना स्टेट के पास है, जुडिशरी हमारी अलग चलती है, वर्टिकल अपने हिसाब से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, किसी को मतलब नहीं। बाई कैमरलिज्म, 2 हाउसेज है हमारे पास, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कौन आते हैं, एमपी लोग आते हैं, इसमें भी आते हैं एमपी, पर ये एमपी एक एक जिले से आते हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं अपने अपने। कोई कानपुर का एमपी है, कोई आगरा का एमपी है, कोई इलाहाबाद का एमपी है, प्रयागराज का, ठीक है। राज्यसभा में कौन आते हैं, स्टेट्स की तरफ से लोग जाते हैं, इसको बोलते हैं हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये मैं आगे जब चैप्टर आएंगे मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, पर अभी समझ लो आप कि हमने यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके लिए कुछ बनाया है, एक हाउस बना दिया है कि यूपी के यहाँ से 25 एमपी आते हैं, मान ले फॉर एग्जाम्पल, सिक्किम के यहाँ से एक ही एमपी आ पाता है बेचारा, सिक्किम छोटा स्टेट है, तो यानी सबका रिप्रेजेंटेशन तो हो रहा है राज्यसभा में, दैट मीन्स फेडरलिज्म के फीचर आ गए। इधर चलो यूनिटरी में, सेंटर स्ट्रॉन्ग है, लो इसलिए यूनिटरी है, सेंटर की चलती है ज्यादा, सेंटर बड़ा भाई है, क्या करें। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान एक ही तो है, लो अब क्या, ऐसा नहीं तो यूएस में क्या है, अपना टेक्सास का अपना संविधान है, अपना फ्लोरिडा का अपना संविधान है, और देश का अपना पूरे का एक संविधान अलग है। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ। हमारे ऐसा तो है नहीं कि मैं खाली यूपी का ही नागरिक हूँ और इंडिया का नागरिक हूँ, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नागरिक हूँ, दैट्स इट। चाहे मैं यूपी में पैदा हुआ, चाहे मैं कहीं पैदा हुआ, नागरिक मैं इंडिया का हूँ, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
क्योंकि संविधान फ्लेक्सिबल भी है, इसलिए संविधान यूनिटरी भी है। जब चाहे तब संविधान को अमेंड कर सकती है, लेकिन करती कौन है? सेंटर अमेंड करती है, पार्लियामेंट अमेंड करती है। कोई स्टेट कल को खड़ा होकर नहीं कह सकता कि मुझे आर्टिकल 4 नहीं चाहिए, हटा दो यहाँ से, इसमें संविधान में से। स्टेट पार्लियामेंट कहेगा आवाज नहीं आए मुंह से, चुप रहे, चुप, नहीं तो अभी तुम्हारा नाम गांव सब बदल दूंगा। तो पार्लियामेंट हमारे स्टेट का नाम गांव बदल देती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशरी टॉप डाउन, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट है, इसके नीचे सारे के सारे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट 1, हाई कोर्ट 2, हाई कोर्ट 3, ये सारे के सारे। तो अब क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ जितने सारे, अब कितने 25-26 हाई कोर्ट तो हैं ही है, 3 बनाए मैंने। इसके नीचे अपने इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, अपने सब चीजें होती हैं इनमें सारे। ठीक है जी, ओके। तो अब क्या है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है, एक साथ है, दैट मीन्स ये यूनिटरी फीचर है। ऐसा नहीं है कि अब टेक्सास में क्या है, टेक्सास में अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ टेक्सास भी होता है, और एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट भी है जो पूरे वॉशिंगटन डीसी, पूरे यूएस के लिए एक है फेडरल सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पे अलग अलग है, वहां पे हर अपने स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट सेपरेट है। चलो ठीक है। अपॉइंटेड, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जी, तो वो सेंटर अमेंड कर, तो वो सेंटर अपॉइंट करता है। ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस, जिसकी भर्ती की आपको तैयारी करनी है, ये तैयारी आपको ऑल इंडिया सर्विस में जाना है, कौन सी? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये ऑल इंडिया सर्विस है। ठीक है, मतलब आप देश में कहीं भी पोस्टेड हो सकते हो जहां सेंटर आपको चाहे, या जहां के स्टेट आपको बोले कि साहब हमें वैकेंसी की जरूरत है, हमें ऐसा ऑफिसर दे दो, सेंटर कहिए अगली बार भर्ती कराऊंगा तब दूंगा, अभी नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि सेंटर की चल रही है। और साथ में इमरजेंसी प्रोविजन, ये तो रहेंगी है। इमरजेंसी में क्या होता है? इमरजेंसी में ओनली सेंटर रूल्स, स्टेट को बोला जाता है आवाज नीचे आए, पलंग के नीचे जाके चुपचाप जाके बैठ जाओ, चलो आवाज नहीं आए तुम्हारे मुंह से, अभी हम डील कर रहे हैं, हम डील कर लें पहले तब बात करेंगे। चलो, संविधान का आप क्लासिफिकेशन और भी देखते हो कि संविधान प्रोसीजरल है या संविधान बस प्रेस्क्रिप्टिव है। अब ये क्या हुआ सर, ये तो कोई नए वर्ड आ गए। तो संविधान ने बोला है, इन्होंने बोला है साहब ने, तो के वेरे साहब ने, कि देखो साहब, जब भी आप संविधान को पढ़ो और संविधान को पढ़ के आपको ऐसा दिखे कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रोसीजर कैसा होगा, अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होगा, अपॉइंटमेंट की शपथ कौन दिलाएगा, अपॉइंटमेंट क्या करने के बाद कौन से टेन्योर में कब इसका आप इसको फायर कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इंपीच कर सकते हो, दैट मींस जहां पे भी आपको लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रपति की गद्दी, राष्ट्रपति पे कब, राष्ट्रपति गद्दी पे कौन बैठेगा, कब बैठेगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो कौन नागरिक जा सकता है वहां पे, और अगर संविधान ये भी बता दे कि सरकार ये चीज नहीं कर सकती, सरकार नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी, जो भी है, तो यानी कि सरकार के ऊपर अगर बंदिश भी लगा रहा है संविधान, दैट मीन्स कि वो एक प्रोसीजरल संविधान हो गया है। प्रोसीजरल, बस, कि हर चीज के उसने मैटर पहले ही लिख दिए खोल के संविधान ने। हमारी देश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमारे देश में फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, ताकि उनको बचाया जा सके, उसके लिए सरकार के ऊपर बंदिश लगा दी गई है कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट टेक दिस, यू कैन नॉट हैव दिस। अगर ऐसा कर रहा है संविधान तो वो एक प्रोसीजरल संविधान हो गया है। मतलब वो पूरा का पूरा प्रोसेस समझा रहा है संविधान कि पहले ये करना, फिर ये करना, पहले ये सारी के सारी जो उसमें पूरी की पूरी आप जिसे कहते हैं ना, कोई भी जब आप प्रोसेस तैयार करते हो उसका पूरा खाका बनाते हो, तो इसे कहते हैं एसओपी। एसओपी प्लान मेरा, कि मैं स्टेटमेंट ऑफ मेरा कि अब मेरा सिस्टम ऑफ मेरा प्लान क्या रहेगा, अब मेरा एसओपी, मेरी गाइडलाइंस क्या कहती हैं आगे आने के लिए। एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव संविधान। ये क्या हुआ साहब? ये हुआ प्रिस्क्रिप्टिव, माने बस बता दिया, संविधान ने कहा कि एक काम करो, लोगों को अधिकार दे दो। अब अधिकार कौन सा अधिकार? दे दो, दे दो, दे दो, बस, खाली और खाली। अगर संविधान एक ब्रॉड शब्दों में एक कंसेंसस के साथ कुछ कॉमन तरीके से कुछ कॉमन सोसाइटल गोल्स फॉलो करवाना चाह रहा है, तो अगर वो सरकारों को, पब्लिक अथॉरिटीज को ये दे रहा है कि काम करो, लोगों को खुश रखना, बस, संविधान में खाली ये लिखा हुआ हो। मान लो आर्टिकल 1 पहला आया यूएस का, उन्होंने कहा कि एवरी पर्सन शैल हैव हैप्पीनेस। अब इस हैप्पीनेस का मतलब क्या है? कैसे हैप्पीनेस होगी? सोसाइटल हैप्पीनेस है, इकोनॉमिक हैप्पीनेस है, जस्टिस वाली हैप्पीनेस है, कि कौन सी हैप्पीनेस है? अधिकार कुछ है, कुछ लिख के दो, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18, आर्टिकल 20, 21, 19, कुछ तो बता दो भाई। नहीं, लोग खुश रहे हैं, बस, इससे बढ़िया क्या है? ये इसका मतलब है कि संविधान बस खाली प्रिस्क्राइब कर दे रहा है कि ऐसा कर देना, जैसा हो पाए देख लेना, बस, वो फर्क है। एक संविधान में ये एज ए क्लासिफिकेशन आ गया। चलो ठीक है। अब संविधान का संवैधानिक सरकार और संवैधानिकता, दोनों चीजें, तो इसको मैं हिंदी में कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। संवैधानिकता, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, संवैधानिक, हाँ, निकता, ठीक है, ये हो गई। कोई चीज संवैधानिक है कि नहीं है, और ये क्या हुई? संवैधानिक सरकार।
मतलब ये जो सरकार जो हमारे यहाँ आती है हर 5 साल में चुन के, ये सरकार संविधान के ही वजह से आ पा रही है। अब क्या सरकार संवैधानिक तरीके फॉलो कर रही है कि नहीं, बस ये पढ़ना है। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आते हैं ना, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, तो उसका मतलब ये समझना है यहाँ पे। अब देखो साहब, ये दो ऐसे लोगों की फोटो लगी है जिनका एक जिंदा है एक नहीं है, लेकिन दोनों की हरकतें अलग अलग नहीं है, कुछ कुछ सिमिलर है। क्या है? तानाशाही, ये सिमिलर है। एक सरकार, एक देश में संविधान हो सकता है, संविधान यहां था, संविधान यहां है, पर क्या वहां संवैधानिकता है कि नहीं? तुम्हें लगता है संवैधानिकता फॉलो करते थे ये लोग? इन्होंने जो 60 मिलियन लोगों को मारा है, ये नाजीज ने, तो इन्होंने कोई संवैधानिकता फॉलो तो नहीं करी। इनका संविधान था, संविधान क्या कहता था? ज्यूस को मार दो। तो वो संविधान संवैधानिक ही नहीं है, ठीक है। अब डिक्टेटरशिप में, जहां पे डिक्टेटर का वर्ड इज द लॉ, कैन बी सेड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। मतलब जहां पे एक संविधान एक शपथ दिलवाता है कि एक श्योर बाय गॉड, ऐसे हाथ ऊपर करके सारे के सारे आर्मी एकदम शपथ लेती थी, और ऐसे हाथ ऊपर रख के जो इनका नाजी सैल्यूट हुआ करता था, तो इसमें ये लोग शपथ लेते थे कि मैं देश की शपथ नहीं लेता हूं, मैं संविधान की शपथ नहीं ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं शपथ फ्यूरर की, एडोल्फ हिटलर की। तो ये वाली जो शपथ है इस आदमी की ली जा रही थी। इस आदमी को, इस तानाशाह को माना जा रहा था कि बस यही, बस भगवान का रूप आए एकदम ऊपर से, आर्यन ब्लड, ये वो फलाना ढिमकाना। तो इसका मतलब है जर्मनी ड्यूरिंग हिटलर उस समय एक तानाशाह के नीचे था, और वहां पे संविधान तो उनका था। क्या था वो? नाजी पार्टी का जो इनका नाजी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो, वो ही इनका संविधान था। मतलब जो जो उस समय एक आइडियल नेशनल सोशलिस्टिक है, उस पर्सन की तो भलाई है, और जो पर्सन बेचारा लगता है कि ये आर्यन नहीं है, या ये जर्मन नहीं है, या ये जीव है, या ये है जो अपना पोलिश है या रोमेनियन है, उसको मार दो। तो ये संवैधानिक नहीं है। यहाँ इधर ये बाबू हर समय धमकी देते हैं कुछ भी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इस बाबू के पास इंटरनेट है अपने घर में, इस बाबू के पास इंटरनेट है, ये अपने घर में बैठ के फेसबुक इंटरनेट चलाता है, ये अपना वो चलाता होगा, गूगल चलाता होगा, लेकिन पूरे देश में, कंट्री में, नॉर्थ कोरिया में क्या इंटरनेट है? कंट्री में है क्या इंटरनेट? क्या संवैधानिक है? ये कहता है ये वाला हेयर स्टाइल जो है, ये हेयर स्टाइल केवल मैं ही रखूंगा, ये वाला हेयर स्टाइल कोई और नहीं रखेगा, जो रखेगा मैं उसे मार डालूंगा। तो ये कौन सी बात हुई? संवैधानिक बात हुई? ये नहीं है। ठीक है जी, ओके, संवैधानिक ये है कि नहीं, अब ये फर्क जानना है इसको और ज्यादा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकता क्या पाती है, क्या देखती है? कि ये कहती है कि सरकार एक हो तो सही, नीड फॉर द गवर्नमेंट विद पावर, यस ठीक है, पर उसी समय पे ये पावर जब आए, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। जैसे स्पाइडरमैन का डायलॉग, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लिमिटेशंस शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज पावर्स, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। ये लाइन है, अनईजी लाइज द हेड, ये आपके लिए भी लाइन है बेटा, ये याद रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, दैट वियर्स द क्राउन। मतलब जो शख्स ऊपर बैठा है, जो शख्स तख्त पे बैठा है, जिसके ऊपर क्राउन, मुकुट डाला गया है, उसको जब मुकुट मिला है ना, वो हमेशा अनईजी रहेगा, वो टेंशन में रहेगा, मुझे भलाई करनी है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं सबको खुश नहीं रख सकता, मैं मैक्सिमम ग्रेटर गुड करना चाहता हूं, मैं कैसे करूं? तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब संविधान जो होता है एक देश का, वो लिमिटेशन देता है अपॉन द गवर्नमेंट पावर, ठीक है जी, ओके। ये जो पावर है, व्हेन अ कंट्री हैव नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तब कहलाई जाती है कि संविधान कंट्री का वो माना जाएगा जिसमें संवैधानिकता भी है। वो कैसे आ रही है? कि सरकार को ऑथोरिटेरियन नहीं होने दे रहा है, संविधान जो सरकार को ऑपरेसिव नहीं होने दे रहा है, सरकार ऐसी तानाशाह आर्बिट्रेरी नहीं हो जाए, जो मन करे वो कर ले, ठीक है। वो सरकार फिर वो संवैधानिक फॉलो नहीं कर सकती, फिर कुछ भी करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज अ पॉलिटी गवर्न्ड बाय और अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। संवैधानिकता क्या है? एक ऐसा सिस्टम पॉलिटी का जो कि संविधान के अंतर्गत ही चल रहा हो, जो संविधान के रूल ऑफ लॉ को मानता हो, जो संविधान की ये माने कि सरकार हर काम नहीं कर सकती है, सरकार एब्सोल्यूट नहीं है, पावर नहीं मिल रही है। एक संविधान अपोज करता है आर्बिट्रेरी, डिस्पोटिक, ऑथोरिटेरियन और टोटलिटेरियन रूल, कि फाशिस्ट रूल चल रहा है, तानाशाही चल रही है, अकेले मेजोरिटी पागल है तो कुछ भी कर रहे हैं, पागल लोग हैं, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या करती है? नेसेसरीली भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, चाहे माइनॉरिटी हो। अगर 100 लोग वोट दे रहे हैं, 100 में से अगर 22 लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया है,
और 15 लोगों ने एक बी पार्टी को वोट दिया है और 10 लोगों ने सी पार्टी को वोट दिया है, ऐसे ही 7, ऐसे ही 7, ऐसे ही 6, ऐसे ये ऐसे करके अगर आते जा रहे हैं लोग ऐसे ही, और तब जाके एबीसी, तो मैक्सिमम पार्टी कौन सी सरकार बनाएगी, ये वाली। ठीक है, ए पार्टी को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट आ गए ए। अब क्या ए, क्योंकि इसके पास केवल 22 ही वोट है, बस सबसे ज्यादा नंबर एक साथ था, तो वो दिख रहा था कि ए के साथ है, तो ए अब कुछ भी कर लेगा? नहीं, ए कुछ भी नहीं कर सकता है। ए हैज टू बी अंडर लिमिटेड गवर्नमेंट। ए तानाशाह नहीं है। द रियल जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड्स प्लेस इन हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट, कि तुम भले ही तुम्हारे पास 100 में से 22 लोग तुम्हारे साथ थे, बाकी इतने ज्यादा लोग जुटा नहीं पाए, अगर ये लोग एक साथ आ जाए 25, तो बी और सी सरकार बना लेंगे साथ में, फिर तुम पीछे रह जाओगे बेटा। तो इसलिए तुम वही करना जो तुम्हें हक दिया गया हो, बस उससे ऊपर नहीं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, हु गवर्न एंड कन्फर्म टू लॉज एंड रूल्स, सरकार वही होगी जो अपने कानूनों को माने और काम ऐसे करे जो रूल ऑफ लॉज, जो लॉज एंड रूल्स के साथ चल रही हो। ठीक है जी, केसी वेरे साहब के फिर से हम बात करेंगे। केसी वेरे साहब ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, मींस समथिंग मोर देन अ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे? इन्होंने कहा, मैं गवर्नमेंट तो देख रहा हूं, गवर्नमेंट शब्द से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट शब्द अलग है, दोनों अलग है। इट मींस गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रूल एज अपोज टू आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट। ठीक है जी, ओके, जो आ रही है। इट मींस गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, not government limited only by the desires and capacities of those who exercise power। एक सरकार में तो वो लोग हो सकते हैं जैसे यूएसएसआर। यूएसएसआर में क्या था? यूएसएसआर में जो हाईएस्ट एक बॉडी थी उसका नाम था सीसीसीपी। ये क्या है? सेंट्रल कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी, वहां पे एक ही पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जो है कम्युनिस्ट पार्टी, उस वो लेनिन के टाइम की जो बनाई गई थी। ठीक है, अब जब भी लेनिन के टाइम की पार्टी बन गई यूएसएसआर में, जिसमें जिसमें आखिरी इनके प्रेसिडेंट थे गॉर्बाचेव। तो गॉर्बाचेव क्या थे? गॉर्बाचेव उस समय जनरल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सीसीसीपी। ठीक है, अभी क्या हुए हैं, ये उस समय देश की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी सीट है। इस समय ये पार्टी में जो लोग हैं ऊपर, वो चुन के नहीं आए कहीं से भी, वो बस पार्टी के लोग हैं। जो पार्टी जिसको अपना फेवर करती आ रही है उसको शख्स को ऊपर बिठा दिया। तुम बन जाओ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ केजीबी, तुम बन जाओ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, तुम बन जाओ डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और तुम सब अपने अपने काम संभालो। किसी सरकार, कोई देश लोगों से मतलब नहीं है। जो अपने आप इन्हें मन कर रहा है वो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो उन्हें समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। रोशक जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, इट मींस एसेंशियली, पहली बात तो लिमिटेड गवर्नमेंट। सीसीसीपी की तरह कुछ भी नहीं कर सकते तुम, ये नहीं कर सकते स्टालिन की तरह तुम 3 करोड़ लोग मार दो बिना बात के लिए, नहीं, ये नहीं होगा। इट इज द एंटीथेसिस ऑफ गवर्नमेंट बाय द अनरिस्ट्रेन्ड विल ऑफ द रूलर्स। मतलब क्या है, कभी कभी आप देखोगे कि 1215 से पहले, इधर पीछे जाओ, 1215 के बाद तो टाइम आगे चल रहा है, ठीक है, इसके पीछे जो है किंग चार्ल्स द फर्स्ट, किंग चार्ल्स, किंग एल्बर्ट, ये सारे के सारे राजा लोग अपने मन से, ये रूलर्स थे, जो इनका मन किया वो कर दिया। अकबर हमारे यहाँ, ये भी राजा थे, तो इनका जो मन किया। अब अकबर जब अपने उसमें बैठते थे दीवाने आम में, तो अकबर का जो दीवाने आम था, मैं एक बना रहा हूं आपको, दीवाने आम, जहां पे आपने मूवी में देखा होगा कि ये आते थे और इनकी पहले आते ही आते इनको पहले एक आदमी चेताता था, सबको आवाज देता था कि होशियार, जलालुद्दीन मोहम्मद शहंशाह हिंदुस्तान पधार रहे, आ रहे, आ रहे। उसका मतलब है दीवाने आम उस समय की देश की पार्लियामेंट है। वहां पे ये पार्लियामेंट है, वहां पे लोग आ रहे हैं, वहां ये ही जुडिशरी भी है, यहीं पे लोग आ रहे हैं, अपना दुखिया अपना रो रहे हैं, अपना लोग आके राजा साहब से कह रहे हैं, महाराजा अकबर हम पे टैक्स भरने का इस समय हमारे पास पैसा नहीं है, हम बारिश नहीं आई है, हमारे यहाँ मानसून नहीं आया, तो हम परेशान हो गए। तो राजा साहब कहते थे कि दीवाने आम में ही कि ठीक है, इस किसान का टैक्स माफ कर दो। जो उनका मन किया कर दिया। दूसरा किसान आया, उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, राजा ने कहा नहीं, इसका टैक्स मत माफ करो, ये देगा। अब दोनों परेशान थे, लेकिन राजा का मन किया, राजा का मन है, उसकी विल है, उसका अनरिस्ट्रेन्ड विल है, जो उसका मन कर रहा है। जब राजा अपने दीवाने खास में जाते थे, दीवाने खास, इसको यहां लिख देते हैं, जो आपने देखा होगा जहां पे वो बैठ के किसी और एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ के अपनी बातें कर रहे होते थे, कोई उन्हें सलाह मशवरा दे रहा होता है। तो ये उनकी उस समय कैबिनेट थी, पीएम ऑफिस की कैबिनेट मान लो इसको। इसमें सारे सारे मंत्री वजीर लोग बैठते थे और कहते थे राजा साहब नहीं, ये टैक्स मत लगाओ, ये वाला या ये वाला टैक्स लगा लो। तो इसका मतलब दीवाने खास में हो रहा है फैसला कि अगला क्या करना है देश की जनता के लिए। चलो ठीक है, regardless of the actual form of effectiveness of restraints, it assumes क्या, limitations on government as opposed to arbitrary government। कि संविधान अगर है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो रहा है
तो वो लिमिटेड गवर्नमेंट ही होने देगा, वो एब्सोल्यूट पावर नहीं जाने देगा किसी भी सरकार को। ठीक है, एक संविधान में एलिमेंट्स क्या क्या निकल के आ रहे हैं। तो लुई हेनकिन साहब ने बोला कि संविधान में 8 आप एलिमेंट ढूंढ सकते हो। क्या क्या? पहला तो पॉपुलर सॉवरेंटी, राजा अपने आप से जन्मा नहीं है, राजा को बना के भेजा गया है। इसका मतलब है ये जो सरकार आने वाली है, जो रूलर आने वाला है उस देश पे चलाने के लिए, अथॉरिटी उसको जो मिल रही सरकार को, इज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द कंसेंट ऑफ इट्स पीपल। लोगों ने जब वोट दिया था तब लोगों ने ये कंसेंट दे दी थी, या ये हाँ दे दी थी, मंजूर दे दी थी कि अब हम चुन रहे हैं और अब जो भी शख्स जाएगा वो 5 साल के लिए, 4 साल के लिए अपनी सरकार चलाए, और उसको अब जिम्मेदारी है कि तुम हमारे लिए कानून बनाओ। तुमको पावर जो मिली है वो हमारी वजह से मिली है, हमारे अंगूठे से मिली है, हमारे वोट से मिली है। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, रूल ऑफ बाय द पीपल, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। हम और आप, वी आर द सोर्स। हालांकि प्रैक्टिकली लगता है कि जो ये लोग जो बैठ जाते हैं सरकार में जाके, वो खुद को राजा मान लेते हैं, अलग बात है, ठीक है। बट टेक्निकली, थ्योरेटिकली संविधान कहता है नहीं, पावर जनता के पास है, पावर जनता है। रूल ऑफ लॉ में क्या मतलब होता है? रूल ऑफ लॉ में डाइसी साहब ने कहा रूल ऑफ लॉ के 3 एंगल होते हैं, एवी डाइसी साहब ने। तो इन्होंने कहा संविधान में 3 फीचर हो सकते हैं बहुत अच्छे। तो इसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एन एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। इन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ क्या होता है, मैं समझा रहा हूं। रूल ऑफ लॉ होता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, कोई अपने मन की नहीं करेगा राजा, ठीक है। दूसरा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब बराबर है। रूल ऑफ लॉ में यही होता है, मतलब कि कानून की चलेगी, रूल ऑफ रूलर नहीं चल रहा है, रूल ऑफ कानून, जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। मर्डर की सजा सबके लिए 302 में एक ही होती है, ठीक है, ओके। वो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति के लिए अलग, पीएमओ के लिए अलग और बाकियों के लिए अलग, नहीं। मर्डर की सजा ही होती है, वो सबके लिए है, ठीक है। प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इज नॉट एप्लीकेबल, ये हमारे यहाँ नहीं हो पाता है। हमारे रूल ऑफ लॉ में डाइसी साहब ने जो दिया था, ये ब्रिटेन के लिए दिया था। हमारा संविधान इज द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। इन्होंने कहा जो ब्रिटेन का संविधान है या यूएस का संविधान है, वो उस संविधान में जो सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स हैं वो संविधान ही है, ठीक है। कि एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को जो अधिकार मिल रहे हैं, वो अधिकार इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वहां संविधान है। हमारे यहाँ इंडिविजुअल राइट्स को ऊपर नहीं रखा जाता है, हमारे यहाँ कलेक्टिव राइट्स को ऊपर रखा जाता है, बस आप ये मान लो प्रैक्टिकली, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स को इतना ज्यादा अभी तवज्जो, पहले लिखे तो सब हैं, पर कलेक्टिव राइट्स को हमारे यहाँ थोड़ा ऊपर और अपने महत्व दिया जाता है, ठीक है जी। आगे चले हम, जो संविधान में और एक जो एलिमेंट हो सकता है वो ये हो सकता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, चुन के आएगी सरकार। पावर टू द पीपल, ये ग्रीस के लोग हैं, देख रहे हो, ये फर्स्ट डेमोक्रेसी की मदर, ये जहां पे पहली बार लोग आना शुरू हो गए थे, ठीक है जी, ओके। तो ये यहाँ कहते हैं कि जो सरकार आ रही है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब वो लोगों से चुन के आ रही है, तो लोगों के लिए जिम्मेदार है वो। अब जब भी वो सरकार जब अपनी गद्दी छोड़ेगी और सरकार दोबारा जाएगी, ये मंत्री लोग वापस जाएंगे सरकार के अपनी जनता के सामने वोट मांगने, तो जनता फिर पूछेगी कि आना जरा बेटा, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है तुम्हारी? तुमने तो कहा था यहाँ पे मेट्रो बना दोगे, तुमने तो कहा था यहाँ पे हाईवे बना दोगे, कहाँ है हाईवे, कहाँ गया मेट्रो, कब कहाँ से निकल गई मेट्रो, नीचे तो नहीं है हमारे, हमें दिख ही नहीं रही। तो इसका मतलब है कि सरकार अकाउंटेबल हो गई है। सरकार ऐसा नहीं 5 साल राज करके चली जाए ना, कोई मतलब ही नहीं अगली बार, ना बेटा अगली बार आ नहीं पाओगे अगर अगर ऐसे चलोगे तो। चलो ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि सरकार के तीनों अंग 1 2 3, ये यूएस के फोटो है। यूएस में ये है व्हाइट हाउस, ये है कैपिटल हिल, ये है जुडिशरी वहां की। तो तीनों के तीनों अंग अलग अलग हो गए। हमने कहा ये टॉप क्लास चीज है, ये तो चाहिए अभी के अभी, तो हमारे संविधान में ये आ गया, चेक्स एंड बैलेंस, यानी कि जुडिशरी चेक रखती है इन दोनों के ऊपर कि कुछ कर मत देना बेटा, और एग्जीक्यूटिव जो है वो चेक रखता है कि भाई मैं तुम लोगों में से कोई उपद्रव ही ना हो जाए, काम तो मुझे ही करना है ना। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, वो कहती है कि कानून तो हम ही बनाएंगे ना, ठीक है, कानून गलत सही है वो ये चेक कर लेंगे, चलो ठीक है जी, ओके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, संविधान का वो एलिमेंट फिर फेल हो गया, संविधान की संवैधानिकता, संविधान का कॉन्सेप्ट ही फेल हो गया अगर जुडिशरी बिकी हुई है या जुडिशरी खत्म हो गई, जुडिशरी किसी के अंडर आ गई है। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज द वेरी बेसिक रॉक, इंडिपेंडेंट। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूं। मान लो मैं स्कूटी से जा रहा हूं कहीं पे, और स्कूटी जाते हुए मेरा हेलमेट मैं लेके जाना भूल गया, मुझे पुलिस ने रोका, ठीक है। पुलिस ने कहा बेटा इधर आ जा, रुक जा, मैं रुक गया। पुलिस ने कहा तेरी फोटो खींच ली हमने, फोटो खींच गई मेरी, मेरा चालान कट गया। अब मैं गया इस चालान छुड़वाने के लिए जज साहब कोर्ट में गया, मेरा चालान कोर्ट में चला गया। वहां मैं कोर्ट में जिस दिन पहुंचा, मैंने देखा बगल में पुलिस वाला वही खड़ा जिसने मुझे
ये अब जिसने रोका था पकड़ा था, ठीक है। एकदम से ये पुलिस वाला उठता है, अपनी वर्दी का ऊपर का जैकेट उतार के काला कोट पहन लेता है और जाके जज साहब की टेबल पे जाके बैठ जाता है। मर गए। लो, यही जज भी है। अब जिसने कानून पालन किया वो कानून तोड़ने पर सजा भी वही देगा, तोड़ने की सजा दूसरा कोई देगा। वो कौन है? वो जज है, वो कोर्ट देगी, फैसला कोर्ट देती है। अब ये अगर पुलिस वाला ऊपर जाके बैठ जाता है और जज साहब के सामने, और मैं कहता हूं मरा मैं तो, अभी कुछ भी लगा देगा मेरे ऊपर आरोप, तो कह देगा हाँ भाई आदित्य तिवारी, आपकी फोटो खींची थी, आपके पास हेलमेट नहीं था और आपकी स्कूटी के अंदर 2 किलो RDX भी था। मैं कहूंगा कब? कि हाँ था, मैंने पकड़ा था। मैंने कहा आपने पकड़ा था? कहाँ है? कि मैंने पकड़ लिया, मैं जमा करा दिया। मतलब अब मेरे ऊपर फर्जी इल्जाम लग सकता है। अब कोर्ट कहेगी कैसे भैया? चलो, अगर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है तब तो मेरा गेम ओवर, मेरा तो गेम बच गया। अगर ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, अब पुलिस वाला यहां बैठा हुआ बगल में मेरे, मैं वो एक्यूज हूं साहब, मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, मेरे ऊपर चार्जेस भी लगे हुए हैं कि साहब मोटर व्हीकल एक्ट मैंने तोड़ा और मुझे मेरा चालान होगा, जो भी होगा। अब मैं जाऊंगा कोर्ट में, मैं कहूंगा साहब ऐसा हुआ कि मेरा हेलमेट जो था मेरी स्कूटी में से किसी ने चुरा लिया। वो कोर्ट कहेगी उसकी चोरी का कोई सबूत है? मैं कहूंगा हाँ है। कि क्या है सबूत? कि जहां मैं दुकान के बाहर खड़ा था वहां पे CCTV कैमरा लगा हुआ था, देखो उसमें देखो क्या हुआ है। तो जब वो कैमरा देखा जाएगा उस दुकान का, उसमें देखा जाएगा किसी ने मेरे हैंडल पे से स्कूटी का हेलमेट निकाला, भाग गया वो लेके। अब ऐसे में कोर्ट कहेगी हाँ यार बात तो सही है, पर लेकिन तुमने क्यों चलाया हेलमेट, कि तुमने क्यों चलाई अपनी स्कूटी फिर बिना हेलमेट के? मैं कहूंगा सर गलती हो गई और बताइए क्या कीजिए। तो कोर्ट कह सकती है ठीक है, तुम्हारा जुर्माना 1000-2000 का नहीं होगा, 500 रुपए का जुर्माना होगा। ये हो सकता है। अब यहां पे अगर पुलिस वाला कहे कि नहीं नहीं साहब, इसके साथ ना और 2 शख्स थे, ट्रिपलिंग कर रहा था ये, तो मैं कहूंगा सबूत कहां है? कौन सा सबूत है? तो ये कहेंगे कि ये उतर के भाग गए वो 2 पहले ही। अब कोर्ट कहेगी जब भाग गए तो मेरे पास सबूत नहीं है, तो फिर क्यों उसको, तो क्यों चार्ज लगा रहे हो? नहीं, खाली हेलमेट के चार्ज लगेंगे। ये हुआ। यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक तरीके से हिफाजत कर रही है मेरे अधिकारों की। अब अधिकार मेरे गलत सही है वो अलग बात है, ठीक है। मिलिट्री, जो देश की आर्मी होती है, नेवी होती है, एयरफोर्स होती है, इसकी जो कमांड होती है वो किसी ना किसी तरीके से सिविलियन कंट्रोल के पास होती है। ये क्या हुआ सर? मतलब अपने आप से आर्मी डिसाइड नहीं करेगी कि आज से जंग का दिन है, ना 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 ना। जब से देश की चुनी हुई सरकार, जब से देश के लोगों द्वारा बना के भेजा गया सिस्टम जो भी बना हुआ है, सरकार जब तक वो डिसाइड ना करे तब तक मिलिट्री कहीं पे बंदूक नहीं दागेगी। तब तक मिलिट्री ऑर्डर उसको वेट करेगी कि क्या करना है नेक्स्ट कदम, ठीक है। पब्लिक गवर्न्ड बाय द लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, जो देश की जनता है इट इज गवर्न बाय द लॉ, जनता चल रही है कानूनों से। तभी तो आजकल आप देखो कि हमारा सिस्टम कितना अच्छा हो गया है। CCTV लगा दो, लोग रुके रहते हैं रेड लाइट पे, नहीं तो रेड लाइट तोड़ के ऐसे ऐसे भागते हैं, क्या बताओ। और जुडिशियल कंट्रोल है कि एक्सरसाइज जो हो रही है, लोगों अगर कहीं पे चोरी हो रही है तो उस चोरी की सजा कोर्ट में जाके मिलेगी, पुलिस नहीं देगी सजा। अगर पुलिस सजा देने लगी तो फिर तो पुलिस स्टेट हो गया, फिर तो काम खत्म। हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स है, मेरे अधिकार हैं, मेरे भी कुछ धारणाएं हैं, मैं कुछ चाहता हूं, मैं घूमना चाहता हूं, मेरा मन है उससे शादी करने का, मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये अधिकार हो गए। अब ये अधिकार जब तक मेरे हैं तब तक तो मैं कहूंगा कि मेरे देश के संविधान में एलिमेंट मौजूद है। अगर ये अधिकार चला गया तो गेम खत्म। ऐसे ही अधिकार आपका है स्टडी करने का, तो आप स्टडी कर रहे हो आपके मन से। आज का चैप्टर छोटा चैप्टर था, बढ़िया चैप्टर, मजा आया पढ़ के। अब अगला चैप्टर जब आएगा तो उस चैप्टर से पहले तक इन तीनों चैप्टरों को जो आज पढ़े हैं इनका एक बार जरा समरी याद रखना। गुड, ठीक है। मिले अगले चैप्टर में, चलो ठीक है, ओके। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।